बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेटा क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 3 लेकर हाज़िर हुए हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 3। फर्स्ट लेक्चर में हमने चार्ज का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। बेटा आपको पता होगा चार्ज क्या है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक लेक्चर नंबर 2 के अंदर हमने पढ़ा था कूलम्स लॉ। उसकी एक एक बात हमने आपको बताई है। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म और इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, इन दो बातों को डिस्कस करेंगे। आज हम कूलम लॉ को मुकम्मल करेंगे। कूलम लॉ का पार्ट नंबर 1 हम पहले वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। आपने अगर कूलम लॉ का पार्ट नंबर 1 नहीं देखा तो पहले पार्ट नंबर 1 देखें, फिर ही पार्ट नंबर 2 की आपको समझ आएगी। जी आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। बेटा कूलम्स लॉ हम पढ़ चुके थे, आज हम कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाते हैं जी, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ की हम क्या पढ़ेंगे जी, वेक्टर फॉर्म। कूलम्स लॉ की बेटा हम क्या पढ़ेंगे, वेक्टर फॉर्म। तो बेटा सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि वेक्टर क्या होता है। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा भी था। वेक्टर के अंदर दो चीज़ें हैं, मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या है जी, डायरेक्शन। ये बात आपको पहले तो पता होनी चाहिए ना। हम कूलम लॉ की वेक्टर फॉर्म पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड तो बेटा हम पढ़ के आ चुके हैं, F इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड ही थी, ये बात हमने पढ़ ली है पार्ट नंबर 1 के अंदर। अब जो मेन चीज़ का इजाफा हुआ वो डायरेक्शन का हुआ है। तो बेटा डायरेक्शन के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। आपको याद है ना फर्स्ट ईयर में हमने वेक्टर वाले चैप्टर में ये पढ़ रखा है कि डायरेक्शन के लिए क्या यूज़ करते हैं, यूनिट वेक्टर। यानी कि जो कल हमने, यानी कि इससे पहले जो पार्ट नंबर 1 में पढ़ा था कूलम्स लॉ के, उसमें हमने यहाँ तक मुकम्मल कर लिया था। बस अब होगी यही इक्वेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। ये भी मैंने बताया था ना कि एप्सिलॉन के साथ नोड कब आएगा, जब फ्री स्पेस का जिक्र करेंगे या वैक्यूम का जिक्र करेंगे या एयर का जिक्र करेंगे। क्योंकि वैक्यूम और एयर के लिए इसकी वैल्यू होती तो अलग अलग है, लेकिन हम उसको इकट्ठे मान लेते हैं एप्सिलॉन की वैल्यू। एप्सिलॉन नोड का मतलब ही फ्री स्पेस है। मैग्नीट्यूड तो पहले पढ़ ली, बस एक चीज़ का इजाफा करेंगे, यूनिट वेक्टर, फिर हम उसकी वेक्टर फॉर्म मुकम्मल कर लेंगे। अब डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट कैसे दे रहे हैं जी हम, ज़रा इस चीज़ को हम नोट करते हैं। बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट हम आपको कैसे देंगे। सपोज करें जी ये आपके पास एक चार्ज है Q1, दिस इज Q1, और ये क्या आपके पास Q2। मैंने आपको पहले पार्ट नंबर 1 में भी बताया था, चार्ज Q1 के सेंटर से लेके Q2 के सेंटर का दरमियानी फासला क्या है, R। Q1 के सेंटर से लेके Q2 के सेंटर का दरमियानी फासला, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस R है। बेटा याद रखिएगा, ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है, नोट कर लें। कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। बच्चे ये MCQs बहुत मशहूर है, इसको आपने नोट करना है। कूलम्स फोर्स इज अ म्यूचुअल फोर्स। म्यूचुअल का मतलब होता है, हम कहते हैं ना, हम आपस में बात करते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, बाहमी इश्तराक से। म्यूचुअल का मतलब है कि अगर Q1 Q2 दोनों प्लस हैं, Q1 भी Q2 पे फोर्स लगाएगा और Q2 भी Q1 पे लगाएगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल, कि ये इस पर, ये Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है तो Q2 भी Q1 को रिपेल करेगा। इसको कहते हैं म्यूचुअल फोर्स। तो ये MCQs आपने नोट कर लेना, कूलम्स फोर्स जो है वो म्यूचुअल फोर्स है। ठीक हो गया, ये आप बात नोट कर लें, इसको नोट कर लें जी, फिर आगे चलते हैं जी। बेटा कूलम्स फोर्स कौन सी फोर्स है, म्यूचुअल फोर्स। एक MCQ तो ये हो गया। अब जो मेन बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो है जी Q1 और Q2 के सेंटर से सेंटर का फासला R। अब ये Q1 Q2 को रिपेल करेगा, फोर्स क्या लगेगी, F। फोर्स क्या लगेगी बेटा, F। ये फोर्स कहाँ से पास करेगी, उन्हीं Q1 Q2 के जो लाइन सेंटर में से पास करती है। दिस फोर्स F इज एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग विच पासिस बिटवीन द टू चार्जेस। ये बात मैं आपको कूलम्स लॉ के पार्ट नंबर 1 में बिल्कुल डिटेल से समझा चुका हूँ।
अगर आपने इस कॉन्सेप्ट समझा, यानी कि ये फोर्स नीचे को नहीं लगेगी, ऊपर को नहीं लगेगी, ये फोर्स जो है वो उस सेंटर में से पास करेगी। अगर इस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझना तो पार्ट नंबर 1 आपको समझ के आना पड़ेगा। अच्छा, अब देखिए Q1 Q2 को रिपेल कर रहे हैं। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही उसका नंबर पहले, देखे ना, Q1 Q2 को रिपेल कर रहे हैं। रिपेल किसको कर रहा है? Q2 को। Q2 को रिपेल कर कौन रहा है? Q1। ये फोर्स लगा रहा है ना, उसका नंबर बाद में। ये बात आपको समझ आई कैसे? कि जिस चार्ज के ऊपर F लिखना है ना, F के नीचे लिखना है 2, फिर लिखना है 1। ये कैसे आया? जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है उसका नंबर पहले, और जो फोर्स लगा रहा है उसका नंबर बाद में। ये बात बेटा अगर किसी को नहीं समझ में आती तो मैं उर्दू में लिख रहा हूं सिर्फ आपको समझाने के लिए। ये नोट कर लें, नोट। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स, ये एग्जाम में आएगा तो आपने ऐसे नहीं लिखना, जस्ट कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करने के लिए ये बात मैं लिख रहा हूँ। इंग्लिश में याद कर लें, उर्दू में कर लें, बात तो है ना, आपको समझ आनी चाहिए। जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है उसका नंबर पहले, और जो फोर्स लगा रहा है उसका नंबर बाद में। ये बेटा आप ज़रूर अपनी किताब की साइड पे लिख लेंगे, आपको बिल्कुल ना एक्यूरेट समझ आ जाएगी ये नंबर कैसे आने हैं। अब देखें ना, अगर Q1 Q2 को रिपेल करेगा तो Q2 भी तो Q1 को रिपेल करेगा, ये फोर्स इधर को लगेगी, ठीक है, फोर्स F। अब ज़रा इस बात पे देखें, जिस चार्ज के ऊपर फोर्स लग रही है उसका नंबर पहले, किसके ऊपर लग रही फोर्स? Q1 पे, तो F के साथ लिखेंगे 1, और जो फोर्स लगा रहा है उसका नंबर बाद में। Q1 के ऊपर फोर्स लगा कौन रहा है? Q2, तो ये F12 फोर्स वेक्टर है ना, क्योंकि हम इसकी पढ़ ही वेक्टर फॉर्म रहे हैं। तो F12 इधर को, F21 उधर को, इसी को कहते हैं कूलम्स फोर्स, सीधा म्यूचुअल फोर्स। ये एंड पे मैं एक MCQs और भी बेटा, ये जो कूलम्स लॉ है ना, इसी को देखे ना, Q1 का Q2 पे फोर्स लगाना एक्शन, और Q2 का Q1 पे लगाना रिएक्शन। इससे एक और MCQs भी आता है। जो कूलम्स लॉ है, कूलम्स लॉ इज अकॉर्डेंस विद न्यूटन्स थर्ड लॉ। बच्चे ये बहुत मशहूर MCQ है, आपने इसको नोट कर लेना है। कूलम, अभी मैंने वेक्टर फॉर्म शुरू नहीं की, जस्ट पहले एक MCQs बताया कि कूलम्स फोर्स सीधा म्यूचुअल फोर्स, और दूसरा MCQs ये वाला है, जो कूलम्स लॉ है वो बिल्कुल किससे मुताबिकत रखता है? अकॉर्डेंस का मतलब है किससे मैच करता है? न्यूटन थर्ड लॉ से। न्यूटन थर्ड लॉ आप सब बच्चों ने पढ़ रखा है, टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ कहता है हर अमल का एक रद्द अमल है, हर एक्शन का एक रिएक्शन है। बेटा देखे ना, Q1 Q2 को रिपेल कर रहा है, ये एक्शन, तो Q2 भी Q1 को रिपेल कर रहा है, ये रिएक्शन है। तो फिर मैं कह सकता हूं ना कि कूलम लॉ न्यूटन थर्ड लॉ के बिल्कुल मुताबिकत है, उसी के मुताबिक है। ये दो MCQs, और ये F21 और 12 आया कैसे है, इसको याद करने का ये तरीका उर्दू में, और इंग्लिश में कैसे? द फोर्स ऑन द चार्ज Q2, F के साथ 2, एंड एक्ट लगा कर रहा है चार्ज Q2 के ऊपर फोर्स Q1, तो Q2 का Q1 लगा रहे हैं तो उसका नंबर बाद में लिखेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको उर्दू में भी बता दिया और इंग्लिश में भी थोड़ा सा याद करने का तरीका। अब आगे इसका वेक्टर फॉर्म का प्रूफ हम समझने की कोशिश करते हैं, आप इसको नोट कर लें जी बेटा। अब वेक्टर फॉर्म का जो छोटा सा प्रूफ है उसको समझने की कोशिश करते हैं। इधर क्या लिखा था हमने? F12। तो बेटा ज़रा गौर कीजिएगा, हम इसका प्रूव करते हैं। हमने इक्वेशन क्या पढ़ी थी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ये हम पार्ट नंबर 1 के अंदर इसका प्रूव कर चुके हैं। पहले ये फोर्स निकाल लें जी, F12। अगर इसके ऊपर एरो लिखेंगे
तो फिर बेटा ये क्या बन गई, मैंने आपको बताया था ये मैग्नीट्यूड है। हमें मैग्नीट्यूड के साथ क्या चाहिए, डायरेक्शन भी। क्यों, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर के अंदर मैग्नीट्यूड है और ज़रब। डायरेक्शन के लिए क्या देखें, अब अगर F12 है ना तो इसके साथ हम लिखेंगे डिस्टेंस r और उसके ऊपर लिखेंगे कैप। ये कैप का साइन है, इसको हम हैट भी कहते हैं। अगर F12 है तो r के साथ भी 1 2 इधर को, और अगर F21 है तो r के साथ भी 2 1। ये कैप का साइन आपने डाल देना है। इसका मतलब है यूनिट वेक्टर। आपने फर्स्ट ईयर वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, किसी भी चीज़ की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं बेटा। तो यूनिट वेक्टर का ये सिंबल है। अगर F12 है तो R12, अगर F21 है तो यानी कि जो फोर्स का नंबर है वही यूनिट वेक्टर का नंबर है। ठीक है, देखना ये Q1 Q2 पे फोर्स लगा रहा है, फोर्स इधर को लग रही है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल। तो ये इसको डिस्टेंस जो है वो होता भी तो यही है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। R के साथ 2 1, फाइनल माइनस इनिशियल। अब अगर ये है, ये फोर्स Q2 Q1 पे लगा रहा है, यहाँ से चल रहे हैं इधर आ रहे हैं, ये डायरेक्शन ये है, तो ये इनिशियल और ये फाइनल। तो क्या लिखेंगे, R के साथ फाइनल माइनस इनिशियल। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। या सादा लफ्ज़ों में याद करना है तो जो फोर्स का नंबर है वही उसके यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मकसद है डायरेक्शन को शो करने के लिए। वैसे भी मैंने आपको बता दिया कि डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से इसको याद कैसे करना है, जहाँ से चल रहे हैं वो इनिशियल पॉइंट है और जहाँ पे आ रहे हैं वो फाइनल है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, इस तरह भी याद कर सकते हैं। अब F12 है तो R के साथ भी क्या लिखेंगे, R12। ये साथ में इसकी क्या आ गई जी, डायरेक्शन। तो बेटा हमारे पास वेक्टर फॉर्म पूरी होगी ना, मैग्नीट्यूड भी आ गई और डायरेक्शन भी आ गई F12। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह हम क्या लिख सकते हैं, F12 है ना तो इसी तरह क्या लिखेंगे, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R। अगर F21 है तो R21 उसके ऊपर कैप। ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिलके क्या बनाती हैं, वेक्टर। ठीक है बेटा, अब हमने पढ़ना था कि इसको हमने प्रूव करना है कि ये म्यूचुअल फोर्स कैसे है। बेटा ज़रा देखें, इसकी जगह पे R21 वेक्टर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू माइनस R12 यूनिट वेक्टर हम ये लिख सकते हैं। ये देखें, इस बात की आपको समझ आई, इसका मतलब क्या है, इस बात को ज़रा समझने की कोशिश करें कि जो R21 है और R12 है ये दोनों हैं तो इक्वल। माइनस का साइन बेटा डायरेक्शन को शो कर रहे हैं कि R21 उधर को है, R12 इधर को है। दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो माइनस का साइन डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो बेटा R21 की जगह पे मैं माइनस R12 लिख सकता हूं। तो क्या आ जाएगा बेटा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय R21 की जगह पे क्या लिखेंगे, माइनस R12 यूनिट वेक्टर। माइनस का साइन बाहर निकाल लें जी, क्या आ जाएगा, F21 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर माइनस बाहर निकाल लें, बड़ी ब्रैकेट लगा लें, R12 अब बेटा ज़रा गौर कीजिएगा कि इस इक्वेशन के बाद फिर मैं थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ ताकि फ्रेम के अंदर ही हमने F21 इज इक्वल टू माइनस। अब ज़रा गौर से देखें, ये 1, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं ना, इक्वेशन नंबर 1। तो ये देखें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12। ये पूरी की पूरी चीज़ इक्वेशन नंबर 1 ही नहीं है, इक्वेशन नंबर 1 है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 ये पूरी चीज़ किसके इक्वल है, F12 के। तो इसकी जगह पे लिख सकते हैं माइनस F12। तो यही तो बेटा हमने प्रूव करना था, इसको आप बॉक्स में लिख लेंगे। इस चीज़ का मतलब क्या है कि F21 और F12 दोनों की मैग्नीट्यूड तो इक्वल है, माइनस का साइन बेटा डायरेक्शन को शो कर रहा है, एक्शन और रिएक्शन, अमल का रद्द अमल। यानी कि अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखेंगे तो F21 इज इक्वल टू F12, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है।
मैग्नीट्यूड कि जितनी फोर्स, यानी कि अक्सर पेपर में एमसीक्यूज भी आते हैं कि इफ़ Q1 exert अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ऑन Q2, कि अगर चार्ज Q1 Q2 पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है तो आप हमें बताएं कि Q2 Q1 पे कितनी फोर्स लगाएगा। अक्सर बच्चे उसको कैलकुलेट करने बैठ जाते हैं, तो बेटा वो एमसीक्यूज में ही उसका आंसर है। अगर चार्ज Q1 Q2 पे 10 न्यूटन की फोर्स लगाता है तो वो सवाल के अंदर ही उसका जवाब है। अगर पहला चार्ज दूसरे पे 10 न्यूटन की फोर्स है तो दूसरा भी पहले पे 10 न्यूटन की लगाएगा। मैग्नीट्यूड तो बराबर है ना, ये माइनस क्यों नहीं लिखा, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड है। जब एरो आएगा तो माइनस का साइन भी आएगा, जब एरो नहीं आएगा तो माइनस का साइन भी नहीं। मैग्नीट्यूड के लिहाज से इक्वल है, जब डायरेक्शन का जिक्र करेंगे तो माइनस साइन आएगा। ठीक है बेटा, तो ये इसकी वेक्टर फॉर्म है, आप इसका प्रूफ नोट कर लें, फिर हम आगे इफेक्ट ऑफ मीडियम की तरफ चलते हैं। जी बेटा पॉज करके नोट भी कर सकते हैं, आगे चलते हैं जी। इफेक्ट ऑफ मीडियम, वेक्टर फॉर्म आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई है। अब इफेक्ट ऑफ मीडियम देखते हैं बेटा जी। अच्छा बेटा ज़रा एक बात और समझे, इफेक्ट ऑफ मीडियम कि Q1 और Q2 के जो अट्रैक्शन या रिपल्शन की फोर्स है, अगर दोनों चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ जाए तो फिर चार्ज के ऊपर क्या कोई फोर्स जो अमल कर रही है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ेगा? क्या किसी मीडियम का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन के ऊपर कोई फ़र्क पड़ता है? इफेक्ट ऑफ मीडियम समझने से पहले एक दो डिफाइने समझनी बहुत ज़रूरी है बेटा, आपने उसको नोट कर लेना है। डिफाइने पहली क्या जी, डिफाइन परमिटिविटी। बेटा पहली डिफाइन क्या है? परमिटिविटी, ये आपने समझनी है। परमिटिविटी का लफ्ज़ किससे निकला है? परमिट से। परमिट का मतलब क्या है? इजाज़त देना। अब इसको ध्यान से समझिएगा बेटा, इक्वेशन क्या हमने पढ़ी थी? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। मैंने कहा था इधर नोड नहीं लगाना, नोड तब लगाना जब फ्री स्पेस का जिक्र होगा। एप्सिलॉन नोड तब आएगा जब फ्री स्पेस का जिक्र होगा। अगर फ्री स्पेस नहीं ना है, यानी कि सिर्फ परमिटिविटी है, परमिटिविटी को एप्सिलॉन से जाहिर करेंगे। इसके स्पेलिंग मैंने आपको बता भी दिए थे, EPSILON, एप्सिलॉन। परमिटिविटी को एप्सिलॉन से जाहिर करते हैं। बेटा देखें ज़रा इसको समझने की कोशिश करें। इस इक्वेशन के मुताबिक F इज़ 1 भी कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है और पाई भी कांस्टेंट है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी, यही बात तो वो बता रहा है ना बेटा। अक्सर बच्चों को इस चीज़ की समझ नहीं होती, ज़रा आप इस चीज़ को समझें कि परमिटिविटी का मतलब है इजाज़त देना, कि अगर तो ये इजाज़त दे रहा है, देखे ना इस इक्वेशन के मुताबिक परमिटिविटी की वैल्यू बढ़ेगी तो फोर्स क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये इक्वेशन तो यही बता रही है ना कि अगर देखें परमिट का मतलब क्या है? इजाज़त देना। अगर तो ये इजाज़त दे रहा है फिर तो फोर्स बढ़नी चाहिए थी, यही है ना। मसलन मिसाल के तौर पर Q1 चार्ज Q1 है और ये चार्ज क्या है? Q2। Q1 और Q2 का दरमियानी फासला क्या है जी? R। देखें अगर मैं कुछ तीसरा मीडियम इसके दरमियान रख देता हूँ, ये आ गया जी कोई भी मीडियम, मेरी बात समझ रहे हैं? वैसे भी देखें ना Q1 Q2 को रिपेल करेगा, कोई तीसरी चीज़ आ जाएगी, वो रिपल्शन की फोर्स कम हो जाएगी, ये बात तो हमें पता है। लेकिन इसको ज़रा फील कर लें, इसको ज़रा समझ लें। मैं इफेक्ट ऑफ मीडियम पढ़ाने से पहले परमिटिविटी का मतलब निकला परमिट से। परमिट का मतलब है इजाज़त देना। बेटा इसको ज़रा समझे, अगर तो ये इजाज़त दे रहा है फिर तो फोर्स बढ़नी चाहिए थी। मतलब अगर ये मीडियम इसको इजाज़त दे रहा है फिर तो Q1 Q2 पे ज़्यादा फोर्स लगाता। बेटा ऐसा नहीं है। पहले आप परमिटिविटी की डिफाइन ज़रा साइड पे लिख लें कि परमिटिविटी की डेफिनेशन है क्या। परमिटिविटी का मतलब है इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड, इट परमिट्स इट्स ओन फील्ड टू डिक्रीज द interaction field between the charges। देखें इसका मतलब ये है, थोड़ा सा बच्चे इसको गलत समझ जाते हैं। देखें दोबारा इसको थोड़ा सा व्यू करते हैं। परमिट का मतलब है इजाज़त देना।
अगर तो ये इजाज़त दे रहा है, कौन? ये मीडियम जो Q1 Q2 के दरमियान रखा है, इजाज़त देने से तो Q1 Q2 जो रिपेल कर रहा है, इसका मतलब ये इजाज़त दे रहा है, फोर्स बढ़नी चाहिए। जबकि ये इक्वेशन बता रही है कि परमिट देने से फोर्स हो रही है कम। बेटा ये परमिट दे रहा है, परमिट किसको कर रहा है, इजाज़त किसको दे रहा है? अपने फील्ड को। परमिट का मतलब है इजाज़त, ये ऑन फील्ड। ये जो पानी है, वाटर है या मीका की शीट है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये अपने फील्ड को इजाज़त देता है कि वो जाके कम करे। किसको? इंटरैक्शन फील्ड के जो Q1 और Q2 के दरमियान जो फोर्स है ना, उसको जाके तू कम कर। जो मीडियम है ना, ये अपने फील्ड को इजाज़त देता है, अपने फील्ड को इजाज़त देता है कि तू जाके कम कर। किसको कम कर? Q1 और Q2 के दरमियान जाके जो फोर्स है उसको जाके कम करा। ये परमिट देता अपने फील्ड को। बात समझ रहे? तो आई थिंक कि जब इजाज़त देगा फोर्स कम होनी शुरू हो जाएगी। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अक्सर बच्चे समझते हैं परमिट का मतलब इजाज़त देना, फोर्स तो बढ़नी चाहिए लेकिन फोर्स तो कम हो रही है। परमिट ये देता है अपने फील्ड को। ये मीडियम पानी भी हो सकता है, आपकी बुक की साइड में टेबल भी गिवन है। तो आई होप के फोर्स और परमिटिविटी का आप कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। नेक्स्ट जी, इफेक्ट ऑफ मीडियम को पढ़ने से पहले रिलेटिव परमिटिविटी भी बेटा आप समझ लें। अब जरा देखें बेटा, व्हाट इज रिलेटिव परमिटिविटी, इसको भी जरा समझ लें आप। बेटा अभी मैं बता के आ चुका हूं परमिटिविटी को किससे ज़ाहिर करते हैं? एप्सिलॉन से। रिलेटिव का पहला लफ्ज़ क्या है? आर। तो एप्सिलॉन आर, एप्सिलॉन आर, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। इसका दूसरा नाम है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी का डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। परमिटिविटी का दूसरा नाम क्या है? डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये भी आपने इसको याद रखना है। एप्सिलॉन आर को डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। अब ज़रा इसकी ज़रा इक्वेशन को आप समझिएगा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब मैंने इफेक्ट ऑफ मीडियम का प्रूव करवाना है ना, तो इस इक्वेशन की वहाँ पे ज़रूरत पड़नी है। बेटा एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नोट। इस इक्वेशन को आप बड़े ध्यान से ज़रा नोट कर लें। रिलेटिव परमिटिविटी, एक लफ्ज़ होता है ना रिलेटिव, हम कहते हैं रिलेटिव वो हमारा रिश्तेदार है। तो इधर रिलेटिव का मतलब है कि ये हम रिश्तेदारी निकाल रहे हैं। एप्सिलॉन नोट का मतलब क्या है? फ्री स्पेस। मीडियम का मतलब है पानी भी हो सकता है, वाटर, मीका की शीट, एयर, वैक्यूम, कुछ भी हो सकता है। आपकी बुक में टेबल गिवन है, ठीक है ना, वो मीडियम। आपकी बुक में जो टेबल है ना एप्सिलॉन आर का बेटा, वो उसने हर मीडियम को फ्री स्पेस के साथ डिवाइड करके दिया है। मैं मिसाल लेता हूँ, आपकी बुक में जो टेबल है उसमें सबसे आखिर में वैल्यू दी गई है एप्सिलॉन आर। अगर हम पानी की बात करें, वाटर की, तो 78.5 है। ये रिलेटिव परमिटिविटी हमारी किताब में इसकी टेबल में वैल्यू गिवन है, ये कांस्टेंट है। अब इसका मतलब क्या है? अगर मैं कहूँ ये किसका है जी रिलेटिव परमिटिविटी? वाटर का, पानी का 78.5 है, ठीक है। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी आ गई वाटर की। अगर मैं कहूँ कि वाटर की खुद की परमिटिविटी क्या है, तो फिर बेटा ये आंसर नहीं है। ये जो एप्सिलॉन आर आया है ना, ये इसको इधर मीडियम का मतलब है वाटर। तो अगर मैं निकालनी हो, पेपर में सवाल आ जाए फाइंड परमिटिविटी ऑफ वाटर, ये इस तरह के एमसीक्यू इंट्री टेस्ट में भी अक्सर आ जाते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए है कि पानी, वाटर क्या इधर मीडियम है। तो इक्वेशन लगा दें जी, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन, मीडियम कौन सा है? वाटर। तो मीडियम की जगह पे क्या लिखेंगे? वाटर ओवर एप्सिलॉन नोड। तो एप्सिलॉन वाटर किसके इक्वल आ जाएगा? एप्सिलॉन आर ज़रब एप्सिलॉन नोड। तो बेटा एप्सिलॉन वाटर इज इक्वल टू, एप्सिलॉन आर कितना है? 78.5 ज़रब परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कांस्टेंट है, हमने पढ़ा हुआ 8.85 ज़रब 10⁻⁻12। अब जो भी आंसर आएगा वो वाटर की परमिटिविटी होगी। अब आपको समझ आया कि जो हमारी बुक में टेबल है वो वाटर की परमिटिविटी नहीं है, वो हर एक चीज़ को उसने रिलेट किया है।
रिलेट किया है फ्री स्पेस की परमिटिविटी के साथ। किसी मीडियम को फ्री स्पेस के साथ जो रिलेट करना है ना, उसी को तो रिलेटिव कहते हैं। अब साइलन आर इक्वल टू साइलन मीडियम और अब साइलन नोड, ये इसका पानी का फ्री स्पेस के साथ क्या रिलेशन है, क्या ताल्लुक है, तो वो साइलन आर है। ठीक है, जो हमारी बुक में टेबल है, मसलन अब इसका जो आंसर आएगा ना, वो आंसर इधर लिखे, उसको फ्री स्पेस से डिवाइड करें तो यही आंसर आ जाएगा। तो ये इक्वेशन आपने याद रखनी है। रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से किसी भी मीडियम की परमिटिविटी ओवर फ्री स्पेस की, ये किसी भी मीडियम को फ्री स्पेस के साथ जो ताल्लुक है ना, रिलेट है, वो रिलेटिव परमिटिविटी है। अब इसका प्रूव करते हैं जी। आई थिंक आप ये इक्वेशन ध्यान में रखिएगा जी बेटा। इफेक्ट ऑफ मीडियम अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप देखें कि मैंने इफेक्ट ऑफ मीडियम को पढ़ाने से पहले आपको डिटेल में बताया कि परमिटिविटी क्या है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। तो अब हेडिंग लगाते हैं जी, इफेक्ट ऑफ मीडियम। इफेक्ट ऑफ मीडियम जी बेटा, उसका क्या असर पड़ेगा। देखें इक्वेशन क्या थी जी, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड। एप्सिलॉन नोड अगर फ्री स्पेस है Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यही थी। 9 अगर Q1 और Q2 के दरमियान कोई मीडियम आ गया, मसलन ये चार्ज Q1 था और ये चार्ज Q2 है, Q1 Q2 का सेंटर से सेंटर का फासला R, अगर कोई मीडियम आ गया तो फिर बताएं इसका क्या असर होगा। Q1 और Q2 जो इसको रिपेल कर रहा है फोर्स को, उसके ऊपर क्या फ़र्क होगा। अब देखें बच्चे, इस नई फोर्स को मैं नाम दे लेता हूँ F डैश का, इज़ इक्वल टू, हमारी बुक में थोड़ा सा स्टेप मिस्टेक है, आपने नोट कर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब जरा गौर कीजिएगा, अगर फ्री स्पेस है तो एप्सिलॉन नोड, और अगर कोई मीडियम है, अब देखना एफ डैश का मतलब है कोई मीडियम, पानी है, मीका की शीट है, या कोई भी मीडियम है, तो एप्सिलॉन मीडियम। फ्री स्पेस है तो नोड, कोई मीडियम है तो एप्सिलॉन मीडियम, Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, यही बनेगा ना। अब एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू पुट करवा दें, डायरेक्ट नहीं लिखेंगे, एक एक स्टेप बताएंगे आपको। एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू कहाँ से आएगी, ये अभी मैं रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ आपको। एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू एप्सिलॉन मीडियम ओवर एप्सिलॉन नोड। अभी हमने पढ़ा ना, किसी भी मीडियम का फ्री स्पेस के साथ जो रिलेशन है। इधर से देखें जी, एप्सिलॉन मीडियम की वैल्यू निकालें, क्या आ जाएगी बेटा, एप्सिलॉन मीडियम इज इक्वल टू एप्सिलॉन नोड डिवाइड रहा उधर जाके, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर, यही आ जाएगा ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ डैश इज इक्वल टू 1/4 पाई, एप्सिलॉन मीडियम की जगह पे क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नोड एप्सिलॉन आर Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। अब जी 1 ओवर एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दें, एफ डैश इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, मैंने क्या किया, 1 ओवर एप्सिलॉन आर को बाहर निकाल दिया, बाकी सारी चीज़ को ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। अब बेटा ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, ये चीज़ आपने नोट कर ली ना। अब ये चीज़ किसके इक्वल आ जाएगी, एफ डैश इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन आर इंटू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नोड Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, ये किसके इक्वल था, इधर देखें एफ के, तो इसकी जगह पे एफ लिख सकते हैं हम। तो ये आप इस इक्वेशन को नोट करेंगे, एफ डैश इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर की जो वैल्यू है ना बेटा, जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा 1 से बड़ी होगी। जो भी रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू होगी वो ऑलवेज इज ग्रेटर देन 1। ये आप इतना प्रूफ नोट करें, फिर आगे चलते हैं। बस थोड़ा सा रह गया, इसको वाइंड अप करते हैं जी। जी बेटा नोट कर लिया जी आपने। इधर से देखें जी, एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा फोर्स की फॉर्म में, इधर से एप्सिलॉन आर क्या आ जाएगा बेटा, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू, इसको बाहर निकाल लें, इसको नीचे लें, तो हम क्या लिख सकते हैं, एफ ओवर एफ प्राइम कह लें या एफ डैश कह लें, ये इक्वेशन हमारे पास बन जाती है बेटा। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, और नीचे भी तो फोर्स ही है, न्यूटन।
न्यूटन से न्यूटन कैंसल, तो अब साइलन आर इज़ अ नो यूनिट। ये एमसीक्यूज आ जाता है पेपर में कि रिलेटिव परमिटिविटी का कोई यूनिट नहीं है। यही वजह से जो हमारी बुक में टेबल दिया गया है ना, सिर्फ वैल्यूज़ दी गई हैं, उनके साथ कोई यूनिट नहीं है, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज है। इट इज़ द रेशो बिटवीन द टू सिमिलर क्वांटिटीज़। यही डेफिनेशन है रिलेटिव परमिटिविटी की। क्या डेफिनेशन होगी? द रेशो ऑफ फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस व्हेन द वैक्यूम इज प्रेजेंट। ये F वो फोर्स है जब Q1 Q2 के दरमियान कुछ भी नहीं है, और F डैश वो फोर्स है जब कोई मीडियम है। द रेशो ऑफ फोर्स व्हेन द वैक्यूम इज प्रेजेंट टू द रेशो ऑफ फोर्स व्हेन द मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। ठीक है बेटा, हमारी बुक में टेबल तो दिया गया है एप्सिलॉन आर का, आप नोट करेंगे जो एप्सिलॉन आर की जो फेमस वैल्यूज़ है ना, फॉर एयर और फॉर वैक्यूम। बेटा एयर के लिए इसकी वैल्यू होती है एप्सिलॉन आर की 1.0006 और वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू होती है 1। जाहिर बात है ये आपकी बुक में टेबल गिवन है, सारा टेबल याद करना मुश्किल है, चंद मशहूर वैल्यूज़ याद कर लें। एयर के लिए इसकी वैल्यू क्या है जी? 1.0006, और बेटा वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, और वाटर के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी? ये सबसे पहले फॉर वाटर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 78.5, ठीक है। और फॉर मेटल्स, ये चंद मशहूर एमसीक्यूज हैं, एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी। बेटा सारा टेबल याद करना थोड़ा सा मुश्किल है, ये चंद फेमस वैल्यूज याद करने। अब देखें वैक्यूम के लिए इसकी वैल्यू 1 है, एयर के लिए क्या है? 1 नहीं है। ये ट्रिपल एमसीक्यू आएगा तो यही लिखेंगे, लेकिन इस 1.0006 को ये इतनी 1 के वैल्यू के करीब ही है, यानी कि थोड़ा सा एरर है इसमें, लेकिन ये इसको भी हम 1 मान ही लेते हैं। यही वजह है कि वैक्यूम और एयर के लिए हम 1 ही लिखते हैं। एक्यूरेट तो ये है, लेकिन हम इसको 1 मान कर चलते हैं। पानी के लिए ये है, सबसे मैक्सिमम है, और मेटल्स के लिए एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या है? इन्फिनिटी। ये एमसीक्यूज इंटर टेस्ट में भी आया, आप इसको नोट कर लीजिएगा। और एक बात और याद रखनी है, ऑलवेज हमेशा एप्सिलॉन आर इज ग्रेटर देन 1, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से ज़्यादा ही होगी। ये एमसीक्यूज बेटा आप नोट कर लें। ठीक है, ये आपने नोट कर लिया। तो आगे बस एक आखिरी बात एमसीक्यूज है, रह गया एक, वो भी पढ़ लें कि इसकी जो थ्योरी लिखी शुरू में, कहते हैं नोट व्हेन मीडियम इज प्रेजेंट बिटवीन द चार्जेस। जब कोई भी तीसरी चीज़ आएगी चार्जेस के दरमियान, फिर क्या होगा जी? देन इट विल रिड्यूस द फोर्स कह लें या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह लें। चैप्टर का नाम यही है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये रिड्यूस, ये एमसीक्यूज है, आपने इसको याद रखना है। रिड्यूस का मतलब है कम। देखना बेटा एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी। अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी है, तो अगर बटे के नीचे 1 से बड़ी वैल्यू होगी ना, तो इसका मतलब है आंसर आपका कम आएगा। हमें पता है ना एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, सो एफ डैश इज लेस देन एफ ऑलवेज। किसी भी मीडियम के अंदर फोर्स हमेशा कम ही होगी। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होती है। बटे के नीचे 1/10 0.1, 1/100 0.01, 1/1000 0.001। पता चला बटे के नीचे जितनी वैल्यू बड़ी होती जाएगी, आंसर उतना ही छोटा होता जाएगा। अगर ये वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी, तो ये वैल्यू हमेशा इससे छोटी होगी। तो पता चला जब Q1 और Q2 के दरमियान जब कोई तीसरा मीडियम आ जाए, बेशक वो कोई भी है, तो वो उस फोर्स को हमेशा कम ही करेगा। बेटा आप इसको नोट कर लें। जी बेटा, आई होप कि आपको कूलम्स लॉ का पार्ट नंबर 2 भी अच्छा लगेगा। आप कमेंट में अपनी राय का इजहार भी करें। आप लोगों के फीडबैक से ही हम आगे चलेंगे। पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 कूलम लॉ पूरा देखें, और इससे पहले जो इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो नंबर 1 है, जिसमें हमने बेसिक कॉन्सेप्ट दिया चार्ज के मुतालिक, वो भी उसको देखें। इंशाल्लाह MD कैट के लेक्चर भी इसी
मुबशर अहमद यूट्यूब चैनल की तरफ से आपको दिए जाएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, ताकि अगर आपको फ़ायदा हो रहा है दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर करें। MD कैट ई कैट की तैयारी भी इंशाल्लाह आपको इसी लेक्चर पर करवाई जाएगी, ठीक है। लेक्चर का कंटेंट अभी 2-3 लेक्चर हुए आपने देख ही लिया है। इंशाल्लाह ये जो सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर है टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करते जाएंगे। हर चैप्टर के न्यूमेरिकल भी आपको एक एक स्टेप से करवाए जाएंगे और एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब बच्चों को कामयाब करें। अल्लाह हाफिज़ जी।